टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स undergoes deformation, change in shape or dimension, which increases gradually. During deformation, the material of the body resists the tendency of the load टू डिफॉर्म द बॉडी। मतलब जब हम कोई बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कुछ लोड को हम अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप में बदलाव आ जाता है, जिसमें उसका डायमेंशन बढ़ जाता है और घट जाता है वो फोर्स लगाने के अकॉर्डिंग। तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। जिसका मैथमेटिकल में देखा जाए तो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू फार्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, पी अपॉन एरिया। जितना लोड रहेगा उसका एरिया उसका चेंज हो जाएगा। तो पी अपॉन ए होता है, जहाँ पर सिग्मा होता है स्ट्रेस, इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस की ये यूनिट होती है। जैसे कि हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस कैसा होता है, इस टाइप से आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें बॉडी है, बॉडी को हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम अप्लाई कर रहा है बाहर की तरफ, जिसके द्वारा इसकी लंबाई में क्या होता है, चेंज हो जाएगा, मतलब ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस होता है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, फोर्स जो होता है अपोजिट हम अप्लाई करते हैं बॉडी में और ये कंप्रेस हो जाती है, इसकी लेंथ जो होती है ये कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो ये इसमें डायग्राम बनाया गया है। फिर हम जानेंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब हम कोई दो प्लेट को आपस में लगा कर जोड़ देते हैं, इसके बाद इस प्लेट में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इस प्लेट में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ जो एक्टिविटी होती है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेस लगता है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे। स्ट्रेस के टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल या डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसके 3 भाग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। एक होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस आता है और टॉर्जन स्ट्रेस आता है। एक होता है कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस होता है वो एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स 1 and 2, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है आपका, वो कंबाइंड स्ट्रेस होता है। एक सिंपल या डायरेक्ट स्ट्रेस होता है जिसके 3 भाग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है जो कि बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जन स्ट्रेस। फिर तीसरा होता है कंबाइंड स्ट्रेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, एनी एलिमेंट इन अ मटेरियल सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इज सेड टू बी स्ट्रेंड। द स्ट्रेन ई इज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, जब भी हम स्ट्रेस जो होता है उसको हम स्ट्रेन की फॉर्म में भी कह सकते हैं। जब भी हम कोई बॉडी में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में कुछ बदलाव आ जाता है। सम लेंथ जैसे डेल एल में बदलाव आ जाता है। और जो हमारे पास चेंज इन लेंथ होती है, डेल एल मतलब होता है चेंज इन लेंथ, ये चेंज इन लेंथ कहलाती है। और एक एल होती है ओरिजिनल लेंथ जो शिप बॉडी की थी। उन दोनों का रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो लिखा अ पीस ऑफ मटेरियल विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन subjected to a uniform axial tensile stress will increase its length from L to L plus del L, and the increment of length del L is the actual deformation of the material। कोई बॉडी होती है, कोई पीस होता है, उसमें अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, पी फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसमें कि एल लेंथ इसकी बॉडी की ओरिजिनल लेंथ है, इसमें डेल एल लेंथ में बदलाव हुआ है, मतलब इसमें चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई। सो इसका क्या होता है, इसको ई टी से हम डिफाइन करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन को। ई टी इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। इसके बाद आता है कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है, अंडर कंप्रेसिव फोर्स a similar piece of material would be reduced in the length from L to L minus del L। कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होता है, जब हम कंप्रेसिव फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, मटेरियल की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, L से L माइनस डेल L कम हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, पहले L लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी इसकी पीस की, इसमें हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया दोनों साइड से अपोजिट फोर्स, तो डेल L लेंथ इसकी कम हो गई।
तो इसका भी हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है, इन केस ऑफ अ शियरिंग लोड a shear strain will be produced which is measured by the angle through which the body distort। अगर कोई बॉडी का शेप जैसे कि ये दिख रहा है एल एम एन पी, इसमें कोई हैमर के द्वारा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कुछ इसका चेंजेस हो जाता है, फाई एंगल में या थीटा एंगल में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे एम से एम डैश शेप चेंज हो गया और एन से एन डैश में चेंज हो गया। तो इसमें जो चेंजेस आता है इसको हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे कोई बॉडी रखी हुई है स्टैटिक, इसको अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसमें कोई बदलाव आ जाए, शेप में चेंज आ जाए, एंगुलर मूवमेंट में आ जाए, तो उसको हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे डायग्राम में दिख रहा है एम से एम डैश में हो रहा है चेंज, एन से एन डैश में हो रहा है और फाई एंगल में बदलाव आ रहा है। तो ये होता है शियर स्ट्रेन, फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैथमेटिकल में देखें तो ई एस मतलब शियर स्ट्रेन इक्वल टू एन एन डैश अपॉन एन पी, मतलब एन से एन डैश में बदलाव हुआ और अपॉन एन पी, तो इक्वल टू 10 फाई के बराबर। तो फाई इक्वल जो रहेगा वो रेडियंस में रहेगा। ये शियर स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन वॉल्यूम एंड द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम स्ट्रेन वो होता है जो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो होता है, उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। कोई बॉडी का वॉल्यूम दो कंडीशन में आता है, एक चेंज इन वॉल्यूम जो बदलता है और एक ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मैथमेटिकल में देखें तो ई भी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कौन रहेगा, डेल वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी रहेगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी जानेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके होते हैं, पहला आता है हुक्सला। हुक्सला क्या होता है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटल दैट विथ इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली एज स्ट्रेन। रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया था, खोज की थी, कोई इलास्टिक लिमिट में जब कोई स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मैथमेटिकल में देखें तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस समानुपाती होगा स्ट्रेन से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ए ले लेंगे कांस्टेंट, जहाँ पर कांस्टेंट जो होगा उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो ये होता है हुक्सला। हुक्सला क्या होता है, स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन का। तो ये हम इसमें मैथमेटिकल में ये फार्मूला लगाएंगे, स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन, और एक हो जाएगा ये वाला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ए, जिसमें ए हो जाएगा इसमें क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है स्ट्रेस, हुक्सला। नेक्स्ट आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, वो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, चाहे वो टेंसाइल में हो या कंप्रेसिव में। अगर टेंसाइल में होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो यंग्स मॉडुलस होगा। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की हो और तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, वो हम इसमें यंग्स मॉडुलस होता है। मैथमेटिकल में हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस। अगर टेंसाइल में लें तो सिग्मा टी अपॉन ई टी लिख सकते हैं, और कंप्रेसिव में लें तो सिग्मा सी अपॉन ई सी, जहाँ सिग्मा टी होगा टेंसाइल स्ट्रेस, ई टी होगा टेंसाइल स्ट्रेन, और सिग्मा सी होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ई सी होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। मैथमेटिकल में देखा जाए तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन ई एस, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। टाउ जो रहेगा शियर स्ट्रेस रहेगा और ई एस रहेगा शियर स्ट्रेन रहेगा, ये शियर स्ट्रेन रहेगा
और टाउ रहेगा शियर स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा। इसके बाद बल्क मॉडुलस या फिर वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ये होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो बल्क मॉडुलस कहलाता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। तो K इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन ई बी, जहाँ पर K जो होगा वो होगा बल्क मॉडुलस, सिग्मा एन होगा नॉर्मल स्ट्रेस और ई बी होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये होता है बल्क मॉडुलस